दरिया के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल न मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो देश में महंगाई का खौफ एक बार फिर लोगों के हाथ पैर कंपा रहा है। दरअसल जिस महंगाई का डर दिखाकर भाजपा केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी, अब उसी महंगाई से सरकार प्यार कर बैठी है। इस वक्त मौसम बसंत का है, हम सब जानते हैं, और इस नाते प्रेम के इजहार का भी है। लेकिन बसंती हवाएं केवल सरकार के लिए हैं, जनता की उम्मीदें तो इस वक्त पतझड़ के मौसम में गिरती पत्तियों की तरह हो गई हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब महंगे हो रहे हैं और इस महंगाई पर राजनीतिक दल चुटकुले नुमा विरोध से अधिक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लगता है कि देश में महंगाई केवल राजनीति का मुद्दा बन गई है और इसी राजनीति से देश का कल्याण करने की हसरत पाले मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी अब भाजपा के होने वाले हैं। उन्होंने भी भाजपा के लिए अपनी प्रेम का सार्वजनिक इजहार कर दिया है, जिस पर कोई अपनी आपत्ति जतला रहा है तो कोई रजामंदी दिखला रहा है। केरल में श्रीधरन के नाम से क्या भाजपा पटरी पर लौटेगी, यह देखना होगा। राजनीति के खेल में अब किसान भी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपनी चालें चलने के लिए तैयार हैं। 3 महीने से वो सरकार से कानून रद्द करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि सरकार सुनेगी नहीं, इसीलिए वो किसान पंचायतों के जरिए अपनी ताकत दिखला रहे हैं। साथ ही चुनावों में भाजपा को सबक सिखाने की बात भी कह रहे हैं। जैसे भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते रहे कि उनकी सेना के लिए रास्ता दे दे, लेकिन समुद्र पर प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ, तो राम जी ने अपनी शक्ति का एहसास इस कदर दिखाया कराया कि विशाल समंदर उनके आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया। किसान भी कुछ भगवान राम की ही तरह अपनी ताकत अब सरकार को दिखलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान इस वक्त आने वाले विधानसभा चुनावों पर है और उसमें राम नाम भुनाने पर है। और उधर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए चंदा जुटाने का काम भी तेजी से चल रहा है। तो आइए आज महंगाई से लेकर मंदिर तक भाजपा की राजनीति और इस राजनीति में फंसी आम जनता की बात को देखने समझने की कोशिश करते हैं, खासकर मेहनतकश किसानों की बात को। और साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार को शोध से, विदेशी अध्ययन से इतना डर क्यों लगता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम किस तरह शतक लगा रहे हैं। देश के कई शहरों में तेल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। भोपाल में तो कुछ वक्त के लिए पेट्रोल की बिक्री भी रुक गई, क्योंकि मशीन में सिर्फ 3 डिजिट के कैलकुलेशन की सेटिंग थी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे तमाम राज्यों में भाजपा के विपक्षी दल पुराने अंदाज में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं, जैसे साइकिल या ठेले पर विधानसभा पहुंचना या खाली सिलेंडर दिखाना। सोशल मीडिया पर उस वक्त की तस्वीरें खूब शेयर हो रही हैं जब भाजपा विपक्ष में थी और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध ऐसे ही करती थी। 8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय का उनका एक बयान देखिए। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के बढ़े हुए दाम को कम करें। आज विपक्षी नेता लगभग इन्हीं शब्दों में केंद्र शासन की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हालात 8 सालों में बदले नहीं हैं बल्कि बदतर हुए हैं। तब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला दिया जाता था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। तो देश की सीमा पर चीन अतिक्रमण करे तो इसके लिए नेहरू जी दोषी हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसमें पिछली सरकारों की गलती है। देश में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ें तो इसके लिए कांग्रेस सरकारें जिम्मेदार हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में कमी आए लेकिन फिर भी जनता को 100 रुपए लीटर मिले तो इसके लिए भी पिछली सरकारें ही दोषी हैं। मतलब साफ है कि मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि वो खुद कुछ नहीं करेगी, बल्कि पिछली सरकारों ने जो पूंजी देश में बनाई उन्हें बेच देगी और इसके बावजूद महंगाई से हाहाकार मचे तो सारा दोष पिछली सरकारों पर ही डाल देगी। हालांकि मोदी जी को याद कर लेना चाहिए कि पिछली सरकारों में उनके खुद का 5 साल का कार्यकाल और वाजपेयी जी का कार्यकाल भी शामिल होता है। और जनता यह समझ ले कि तेल के दामों में केवल बढ़त जो है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर नहीं हो रही है, बल्कि मौजूदा मोदी सरकार के लगाए टैक्स इस महंगाई के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। इस महंगाई से भले जनता का तेल निकल रहा है, लेकिन यह महंगाई सरकार ने अपने फायदे के लिए पैदा की है। तेल की कीमतों पर सरकार के लगाए टैक्स के कारण सरकारी खजाने में 20 लाख करोड़ से अधिक जमा हो चुके हैं।
20 लाख करोड़ का ही राहत पैकेज मोदी जी ने लॉकडाउन के दौरान दिया था। हालांकि जनता को अब तक कोई बड़ी राहत नहीं मिली है, बल्कि महंगाई के कारण बीमारी और बेरोजगारी के दौर में नई आफत आ गई है। सरकार के समर्थक मीडिया में ये समझाया जा रहा है कि इस महंगे तेल से देश का विकास हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये महंगाई का कौन सा अवतार है। दरअसल जब मांग और खपत बढ़ने के साथ महंगाई बढ़े तो अर्थशास्त्र में उसे अच्छी महंगाई कहा जाता है, लेकिन उत्पादन और खपत दोनों का एक साथ महंगा होना बुरी किस्म की महंगाई है, क्योंकि ये सीधे उपभोक्ता को प्रभावित करती है। हम अपनी हर खपत पर टैक्स और तरह तरह के उपकर दे रहे हैं। इससे महंगाई का सारा बोझ आम उपभोक्ता पर भी पड़ रहा है। टैक्स वाली महंगाई भूमि, धातुओं, ऊर्जा, परिवहन को लगातार महंगा कर रही है, जिसके कारण अन्य उत्पाद और सेवाएं महंगी हो रही हैं और हमें आत्मनिर्भर भारत का राष्ट्रवादी पाठ पढ़ाया जा रहा है। कंपनियों ने भी बड़ी चालाकी से बढ़ते टैक्स की आड़ में अपने उत्पादों को महंगा कर मुनाफा कमाने का रास्ता खोज निकाला है और इस तरह वो भी सरकार की टैक्स वसूली सेवा का हिस्सा एक तरह से बन गई है। तो 2013 तक पेट्रोल पर केंद्र और राज्य का कुल मिलाकर 44% टैक्स लगता था, लेकिन अब 7 साल बाद करीब 100 से 110% तक टैक्स लग रहा है। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त जब कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $120 प्रति बैरल थी, तब भी 44% के आसपास टैक्स जोड़कर घरेलू बाजार में पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत $63 प्रति बैरल है और तेल सरकारी फायदों वाले टैक्स को मिलाकर ₹100 के आसपास बिक रहा है। यह दरअसल तेल की नहीं बल्कि उस राष्ट्रवाद की कीमत है जिसकी घुट्टी पिछले 7 सालों में देश को पिलाई गई है और इसका असर इतना तगड़ा होता है कि कड़वी चीज भी खराब नहीं लगती। जब चुनाव होते हैं तो तेल के दाम बढ़ने रुक जाते हैं या घटा दिए जाते हैं। जैसे इस वक्त असम में उत्पाद शुल्क में ₹5 की कटौती करके तेल की कीमत को थोड़ा कम करने की चालाकी की गई है। इसीलिए तेल के बढ़ते दामों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल विकास के नाम पर महंगाई का ये खेल देश को बहुत भारी पड़ रहा है। जनता ने इस खेल का मुरीद बनकर भाजपा को 2 बार बहुमत दिया है। अब मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने भी खुलकर मोदी जी के लिए अपनी भावनाएं जाहिर कर दी हैं और केरल में नेतृत्व करने की इच्छा भी जतला दी है। 2014 में जब भाजपा 10 साल बाद सत्ता में लौटी तो तब के बहुत से भाजपाई दिग्गजों को उम्मीद थी कि वे सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद पर बैठेंगे, लेकिन तब मोदी शाह की जोड़ी ने भाजपा में मार्गदर्शक मंडल बनाकर कई उम्र दराज लोगों को बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाला एहसास करा दिया था। भाजपा की नई ब्रिगेड ने ऐसा मोर्चा संभाला कि बुजुर्गों का सम्मान जैसी बातें हाशिए पर चली गईं और अंधभक्ति ने सारी जगह घेर ली। 75 साल के कई नेताओं को भाजपा ने सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया, फिर भले ही उन्होंने अपना सारा जीवन पार्टी की सेवा में क्यों न बिताया हो। लेकिन इसमें येदियुरप्पा जैसे अपवाद भी रहे, जिन्हें 75 की उम्र पार करने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली और अब 88 बरस के ई श्रीधरन भी भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं। कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो जैसी उपलब्धियों के 4 चांद लगाने वाले श्रीधरन की इस घोषणा से ये बहस भी छिड़ गई है कि उम्र के इस दौर में उन्हें राजनीति में आने की क्या सूझी, और ये सवाल भी उठा कि एक तकनीकी शास्त्री और सरकारी अधिकारी के रूप में उन्होंने कई सरकारों और मंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन ईमानदारी और कार्य के प्रति निष्ठा में कोई समझौता नहीं किया। तो अब भाजपा का सदस्य बनकर क्या वो अपने अतीत का गौरव बरकरार रख पाएंगे? इन सवालों के जवाब तो खैर आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने अपने विरोधियों को फिर एक नई चाल में उलझा दिया है। श्रीधरन की सेवाएं कांग्रेस या वाम दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए लेने पर शायद ध्यान नहीं दिया, जबकि भाजपा ने जनता के बीच उनके सम्मान को अपने फायदे में करने के लिए पांसा फेंक दिया। जिस तरह मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का लाभ भाजपा ने लिया, वही काम ई श्रीधरन के साथ भी करेगी। केरल में अगर भाजपा उन्हें चुनाव में उतारती है और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, तो इससे केरल के तमाम भाजपा नेताओं के अरमानों पर कैसे पानी फिरेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो सवाल ये भी है कि जो भाजपा धर्म की राजनीति करती है, उसमें तकनीकी और विज्ञान का जानकार आदमी कैसे फिट बैठेगा? तो इस सवाल का जवाब भी इसी भाजपा से मिल जाएगा, जहां विज्ञान के प्रोफेसर से लेकर डॉक्टर तक ऊंचे पदों पर बैठे रहे। दरअसल वैज्ञानिक सोच, तर्क बुद्धि एक तरफ और राजनीतिक आस्था एक तरफ, दोनों का कोई मेल नहीं है। देश में अब भी ऐसी बेमेल चीजें दिखाई दे रही हैं। इसीलिए जो भाजपा ये नारा देती थी कि बहुत हुआ किसान पर वार, अब की बार मोदी सरकार, उसी सरकार के फैसले के कारण 3 महीनों से किसान आंदोलनरत हैं और सरकार निष्ठुरता के साथ इस आंदोलन को खत्म करने में लगी हुई है।
दिल्ली की 3 सीमाओं पर पिछले 3 महीनों से लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कृषि कानून वापस हों और एमएसपी की कानून गारंटी मिले। इस मुद्दे पर 11 बार किसानों और सरकार के बीच वार्ता भी हो गई, लेकिन इस चर्चा का कोई नतीजा नहीं निकला। जबकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के निकाय चुनावों में भाजपा की शिकस्त ने यह संदेश दे दिया है कि केवल किसान ही नहीं बल्कि आम जनता को भी सरकार का अड़ियल रवैया पसंद नहीं आ रहा है। मगर भाजपा दीवार पर लिखी इस इबारत को पढ़ने ही तैयार नहीं है। नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की तारीफ करने से बाज नहीं आए और उन्होंने फिर किसानों के मुनाफे के लिए नई योजनाओं का ख्वाब दिखाया और कहा कि किसानों को गाइड करने की जरूरत है। इस बात से पता चलता है कि सरकार किसानों को नासमझ मानती है, जबकि किसान अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और अब उन्होंने तय कर लिया है कि कैसे चाहिए। इसीलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हो, किसान निर्णायक साबित हो सकते हैं, ये साफ नजर आ रहा है। कई विपक्षी दल तो इसीलिए अभी से किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। खासकर कांग्रेस किसान महापंचायतों में जिस तरह हिस्सा ले रही है, वो राजनीति को नई दिशा दे सकता है। तो भाजपा ने राम के नाम पर कई चुनाव जीते और अभी जिस तरह पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे की राजनीति तेज हुई है, उससे पता चलता है कि भाजपा आगे भी राम के नाम पर राजनीति करती रहेगी, क्योंकि इसमें जनता की ओर से विरोध होने की गुंजाइश बेहद कम हो चली है। 21वीं सदी के भारत में जनता के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार जैसे मुद्दों से अधिक ये बात मायने रखने लगी है कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा। जनता की आस्था को भाजपा ने अपने लिए राजनीति की चाल बना लिया है। इसीलिए राम मंदिर पर अदालत के फैसले के बाद लॉकडाउन के दौरान राम मंदिर का भूमि पूजन भी हो गया और अब देश में मंदिर के लिए चंदा जुटाने का आंदोलन चल रहा है। मंदिर के लिए चंदा लेने वालों को आंदोलनजीवी कहा जाए या चंदा जीवी, यह सवाल उठ रहा है। लेकिन उससे पहले एक सवाल यह भी है कि क्या इस चंदे में कोई घोटाला भी हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए देश में बड़ी तेजी से चंदा जुटाया जा रहा है। गली मोहल्लों में चंदे के लिए आम जनता से संपर्क किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तो सबसे पहले 5 लाख का चंदा दिया। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी 11 लाख का चंदा दिया है। शिवसेना जैसे दल ने चंदा जुटाने पर सवाल भी उठाए हैं कि 4 लाख स्वयंसेवक चंदे के लिए हर द्वार पर जाएंगे। ये स्वयंसेवक कौन हैं? उनकी नियुक्ति किसने की? वैसे 18 फरवरी तक 1500 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए जमा हो चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक अखबार से चर्चा में ये बात मानी है कि लोग राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के नाम से मिलती जुलती वेबसाइट और अकाउंट खोलकर भी फर्जी तरीके से चंदा वसूल रहे हैं। ट्रस्ट को साइबर धोखाधड़ी का भी डर है, इसीलिए यूपीआई और बारकोड के जरिए रकम लेना बंद कर दिया गया है। सरकार भले इन्हें सुरक्षित माने, लेकिन ट्रस्ट के लिए ये बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। तो लगता है कि इस वक्त पूरे देश में ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे की कमी हो चली है। सरकार जो कर रही है उस पर जनता को भरोसा नहीं हो रहा। सरकार को जनता की नीयत पर भरोसा नहीं हो रहा। उसे अब तक विरोध की आवाज उठाते छात्रों से डर लग रहा था, फिर चुटकुले सुनाने वालों से डर लगा, विदेशी हस्तियों से डर लगा और अब तो अंतर्राष्ट्रीय शोध अध्ययनों से भी शायद सरकार डर रही है। सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक सरकारी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, ऑनलाइन सेमिनार और भारत की सुरक्षा से संबंधित विषयों पर कॉन्फ्रेंस में विदेशी विद्वानों को बुलाने से पहले विदेश मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि ऐसा देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब पूर्वोत्तर या जम्मू कश्मीर आदि विषयों पर सेमिनार को सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि राजनीतिक मुद्दों पर कोई आयोजन करने से पहले अनुमति लेने की व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन अकादमिक मामलों में ऐसा पहली बार किया गया है। बहुत से विद्वान इसे शैक्षिक स्वतंत्रता के लिए खतरा मान रहे हैं, इसे अकादमिक सेंसरशिप की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस कदम से एक लोकतांत्रिक देश के रूप में विदेश में देश की छवि पर बुरा असर हो सकता है। तो इस तरह के फैसलों से लगता है कि अगर वेंगसांग 7वीं सदी की जगह 21वीं सदी में होते तो कभी भारत नहीं आ पाते, या 5वीं सदी में मोदी राज होता तो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय कभी बन ही नहीं पाते। दरअसल 56 इंची सरकार 56 तरह के डर से ग्रसित लगती है। देश की सुरक्षा के नाम पर तरह तरह के प्रतिबंधों का सहारा लिया जा रहा है, जबकि संकीर्ण सोच पर सबसे पहले प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि देश का इतिहास, परंपराएं और संस्कृति बचे और साथ साथ देश का लोकतंत्र भी बचे।
खैर, शायर अल्लामा इकबाल ने ठीक ही फरमाया है कि वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।